स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में है। स्टूडेंट्स कल भी हमने डिस्कस किया था इंडिया और ग्रीस के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की विजिट के लिए आए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया रायसीना डायलॉग के अंदर में। रायसीना डायलॉग क्या है स्टूडेंट्स? रायसीना डायलॉग एक फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में एक डिस्कशन डायलॉग है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो सपोर्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है इस रायसीना डायलॉग के ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रायसीना का जो इलाका है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं, रायसीना का जो हिली एरिया है जहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, हमारा जो नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक है वो सिचुएटेड है। मीन्स इंडिया के जो डिसीजंस जहाँ से लिए जाते हैं, इंडिया का जो पावर हाउस है उसको रायसीना का इलाका कहा जाता है, रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, तो इसी वजह से इसका जो नाम है रायसीना डायलॉग है वो रखा गया है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूएस का जो प्रेसिडेंट हाउस जहाँ पे सिचुएटेड है उसको हम कैपिटल हिल्स के रूप से जानते हैं, वहाँ पे जो हिली एरिया है उसको कैपिटल हिल्स के रूप से कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और ग्रीस के पर्सपेक्टिव से, तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उनके बारे में डिस्कशन किया गया कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में वहाँ पे वॉर का सिचुएशन है, कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, बट फिर भी इंडिया को यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करना चाहिए। आप देखिए कि जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो G20 की मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान में इंडिया के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे लॉन्च किया था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सी रूट है इनके, इसके अलावा आपको जो रेलवे रूट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है इस कंप्लीटली कॉरिडोर के अंदर में। स्टूडेंट्स ऐसा माना गया था कि इस कॉरिडोर के थ्रू में जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इंडिया के द्वारा काउंटर किया गया है, और यूरोप के साथ में अपना जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश करने का एक कोशिश किया गया है वाया मिडिल ईस्ट के थ्रू में। मिडिल ईस्ट का जो लैंड रूट है वहाँ पे जो रेलवे है उसको डेवलप किया जाएगा, और आप देखिए कि इंडिया के साथ में ये सी रूट के साथ में कनेक्ट होंगे, और उसके बाद में जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से आपको फिर से सी रूट देखने के लिए मिलेगा, और फिर आपको ग्रीस के थ्रू यहाँ पे जो रेलवे रूट है वो कनेक्ट होगा यूरोप के साथ में। तो स्टूडेंट टू पार्ट्स के अंदर में है, ये रेलवे रूट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, सी रूट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बट जो मिडिल पार्ट है जो हमारा वेस्ट एशिया का पार्ट है वहाँ पे कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि 7 अक्टूबर के दिन में जो हमास नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, और उसके बाद में आप देखिए कि इजराइल के द्वारा वहाँ पे जो काउंटर अटैक है वो किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये रूट डेवलप होता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये रूट अगर डेवलप होता है, तो जो स्वेज कैनाल के थ्रू जो ट्रेड देखने के लिए मिलता है उसको भी यहाँ पे इसके द्वारा चेंज किया जाएगा, वहाँ से जो ट्रेड है वो भी आपको काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक अल्टरनेटिव रूट के रूप से डेवलप हो सकता है, स्वेज कैनाल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसके एक अल्टरनेटिव रूट के थ्रू में। तो यहाँ पे ग्रीक के जो पीएम है उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया को इसका जो प्रोसीडिंग है उसको कैरी आउट करना चाहिए रायसीना डायलॉग के डिस्कशन के दौरान में। ग्रीस के जो पीएम है उसके द्वारा इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इंडियन जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है उसको भी इनके द्वारा ज्वाइन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक जो ओशियन इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे पैसिफिक इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे ज्वाइन किया गया है ग्रीस के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ग्रीस का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि जब भी आप नॉर्दर्न अफ्रीका के बारे में रीड करते हो, काफ़ी बार हम रीड करते हैं कि जो माइग्रेंट पर्सन है उनका डेथ हुआ है बोट का कैलोप्स हो जाने की वजह से मेडिटेरियन सी का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे। तो आप देखिए कि ये हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे आपको जो लीबिया है, इजिप्ट है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है, लीबिया है, इजिप्ट है, ये सिचुएटेड है। इसका अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के अंदर आप देखिए कि जो यूरोप का जो पार्ट है उसके सदर्न पार्ट के अंदर में या ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको यहाँ पे जो ग्रीस है वो देखने के लिए मिलेगा। ये ग्रीस का लोकेशन है इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। ग्रीस के अंदर अगर हम बात करें, इनका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे आपको एगियन सी है वो देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए कि वेस्टर्न साइड के अंदर जो आयोनियन सी है उसका प्रेजेंस है इस ग्रीस के यहाँ पे। तो मेडिटेरियन का जो पार्ट है उसी के अंदर में सिचुएटेड है ग्रीस, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है।
अगर आपको यहाँ पे कुछ पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से ये कनेक्टिव होगा ग्रीस का जो पार्ट है, तो आप देखिए कि जो इजराइल है बेसिकली यहाँ पे इजराइल का जो एरिया सिचुएटेड है, इजराइल में आप देखिए कि यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। यहाँ पे आपको इजिप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, ये जो इजिप्ट का पार्ट है। तो इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो हैप्पा नाम का पोर्ट है, हाइपा नाम का जो पोर्ट है, आपने बैटल ऑफ हाइपा के बारे में भी रीड किया होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में आप देखिए कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा हाइपा का जो सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया गया था, जिसमें हमारे कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजकोट है, जोधपुर है, उस वहाँ से बिलोंग करने वाले कुछ सोल्जर्स हैं जिनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था इस हाइपा नाम का जो सिटी है उसे। तो आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में एक त्रिमूर्ति सर्किल है, उसको भी डेवलप किया गया है, जो आपको न्यू दिल्ली के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। एक त्रिमूर्ति सर्किल है और ऐसा ही एक सर्किल वहाँ पे भी सिचुएटेड है हाइपा नाम की जो जगह है। तो हाइपा का जो जगह है उस पोर्ट सिटी है उसको अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे होल्ड किया जाता है, उसका जो पार्टनरशिप है। तो अडानी ग्रुप का ये जो पोर्ट है प्राइवेट पोर्ट है, इसके थ्रू यहाँ पे जो इजिप्ट का सॉरी जो ग्रीस का जो पोर्ट है उसके साथ में कनेक्टिविटी किया जाएगा, जिस ग्रीस के पोर्ट को हम पीरियस पोर्ट के रूप से जानते हैं। इस पोर्ट का नाम पीरियस पोर्ट है। तो आपको कुछ पोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया और ग्रीस के परस्पेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में है, तो मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो कंटेंटियस यहाँ पे एक इश्यू था शेड्यूल ट्राइब का जो टैगिंग है उसके पर्सपेक्टिव से, उसको विड्रॉल किया गया है मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप देखिए कि वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस देखने के लिए मिला। जो कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेट करती है मैतीज कम्युनिटी, जिनका कि वैली के अंदर में जो प्रेजेंस है वो आपको हायर देखने के लिए मिलता है मणिपुर के अंदर में। तो उनके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो जजमेंट था एसटी का जो ऑर्डर है शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग का जो ऑर्डर था उसको विड्रॉल कर लिया गया है मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे हाई कोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो हाईएस्ट एक हाई कोर्ट आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा दूसरे दूसरे स्टेट के एरिया को कवर किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको रीड करना है। आप काफ़ी बार आपके जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा हाई कोर्ट है जिनके द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको कवर किया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाई कोर्ट का जो मैक्सिमम ब्रांचेज आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में 3-4 ब्रांचेज हैं वो सिचुएटेड हैं। हाई कोर्ट का अलग अलग सिटीज़ के अंदर जो ब्रांच है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि हाई कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मणिपुर का जो मैप है वो आपको एक फुटबॉल ग्राउंड के थ्रू देखने के लिए मिलता है, उसका जो जोग्राफी है। वैली का जो पार्ट है वहाँ पे मैतीज कम्युनिटी का डोमिनेशन है और अदर कम्युनिटीज़ हैं जिनका वायलेंस के समय में नाम आपको देखने के लिए मिलता था, कुकी एंड जो कम्युनिटीज़, उनका बेसिकली आपको हिली एरियाज़ के अंदर में जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। इंडिया के द्वारा जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको भी यहाँ पे बैन किया गया है कि फ्री मूवमेंट रिजाइम है जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अलाउ किया करता था। म्यांमार के साथ में उनके जो ब्लड रिलेशंस हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के समय जो बॉर्डर है जिसको डिमार्क किया गया, और आप देखिए कि वहाँ पे 16 किलोमीटर तक अलाउ किया गया था, तो उसको भी बैन करने के बारे में कहा गया है। 1643 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, तो उसको भी यहाँ पे जो फेंसिंग करने के बारे में डिस्कस किया गया है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है म्यांमार का, जो बेसिकली चीन का जो एरिया है, सिंगेन का जो एरिया है, वहाँ से जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला है बेसिकली यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हुआ मणिपुर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि हमारे जो फार्मर्स का जो फर्टिलाइजर्स के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इफ़को, उसका वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव का जो रैंक है उसके पर्सपेक्टिव से एक जो एडवर्टाइजमेंट है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में था। स्टूडेंट्स इफ़को के द्वारा जो नैनो यूरिया है उसको डेवलप किया गया था, और आप देखिए कि यहाँ पे नैनो डीएपी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये फर्टिलाइजर्स हैं जिनको यहाँ पे डेवलप किया गया है टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जो आपको लिक्विड का कैटेगरी के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। फर्टिलाइजर्स को बेटर वे में यहाँ पे टारगेट किया जा सके किसी भी एक क्रॉप के पर्सपेक्टिव से, तो इन फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे डेवलप किया गया है। नैनो यूरिया का जो प्लांट है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कलोल नाम का एक जगह है, कलोल नाम का एक जगह है, कहाँ पे है सिचुएटेड स्टूडेंट्स, ये गुजरात के अंदर में, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है।
1967 के समय में जो इफ्को है उसको डेवलप किया गया था। स्टेट ओवन हाईएस्ट ये आपको जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के रूप से ये देखने के लिए मिलता है। फार्मर्स का फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट इनके द्वारा किया जाता है। तो आप देखिए कि डीएपी है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया गया है, डीएपी है उसको भी डेवलप किया गया है, डाई अमीनो फोस्फेट के रूप से हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सोइल के पर्सपेक्टिव से जो एनपीके रेशियो है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनपीके रेशियो का जो आइडियल नंबर है वो कितना है। क्या यहाँ पे 4:2:1 है यहाँ पे आइडियल रेशियो इसका एनपीके का? उसके ये फर्टिलाइजर्स के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एरिया है जहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन तो देखने के लिए मिला, बट आप देखिए कि सोइल का जो हेल्थ है वो वहाँ पे डिटोटिंग कंडीशन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे जो एनपीके रेशियो है उसके अंदर में हाईली इम्बेलेंस है। ये जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। हमारे जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान का एरिया है वहाँ पे एनपीके रेशियो का डिसबैलेंस आपको देखने के लिए मिलता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इन एनपीके रेशियो को डील करने के रिगार्डिंग में सोइल का जो हेल्थ प्रोडक्टिविटी है उसको डील करने के पर्सपेक्टिव से सोइल हेल्थ कार्ड है उसको लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट, सोइल हेल्थ कार्ड है उसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इफ्को के द्वारा कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर में बात किया गया है। यहाँ पे इफ्को फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से है। नैनो यूरिया के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से जो लिक्विड यूरिया है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। और यहाँ पे नैनो डीएपी है उसका भी डेवलपमेंट का जो फोटो है उसको शो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर के ही पर्सपेक्टिव से है। ये भी आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने के लिए मिला था। ये बेसिकली गुजरात का जो फोटो है उसको शो किया गया है। गुजरात के अंदर में जो मिल्क प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ पे मिल्क के रिगार्डिंग में जो रिवॉल्यूशन होती है उसको हम किसके रूप से जानते हैं स्टूडेंट्स? व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप से। आप देखिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन नाम के जो पर्सन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा अमूल का जो प्लांट है, अमूल का एक प्लांट है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप से वर्क करता है। गुजरात का जो आनंद है, गुजरात का जो आनंद नाम का जो जगह है वहाँ पे आप देखिए कि गुजरात का जो आनंद नाम का जो जगह है ये बेसिकली वैसे भी आपको इरमा की वजह से भी फेमस है। इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रूरल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो एमबीए कोर्स है उसको करवाया जाता है स्टूडेंट्स। इरमा नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंडियन रूरल मैनेजमेंट का जो वहाँ पे जो कोर्सेज हैं उनके द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। तो आप देखिए कि इरमा नाम का इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सिचुएटेड है, जिनके द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके अंदर में रूरल सेक्टर का जो इकोनॉमी है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारा वर्क किया गया है। वहीं पे अमूल का जो प्लांट है वो भी सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी कोऑपरेटिव के बारे में डिस्कस किया गया, यहाँ पे भी कोऑपरेटिव के बारे में डिस्कस किया गया। तो आपको कोऑपरेटिव के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि आर्टिकल 19 के अंदर अगर हम जब भी रीड करते हैं तो आर्टिकल 19 के अंदर एसोसिएशन को फॉर्म करने के बारे में बात की गई है। तो वहीं पे ही आपको जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 19 के अंदर में। आर्टिकल 43 बी के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो कोऑपरेटिव वर्ड है डीपीएसपी के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल 243 जेड एच है, 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक का जो पोर्शन है उसको भी यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से कवर किया गया है। तो ये जो बेसिक आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, आपको कोऑपरेटिव्स के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इस 97 अमेंडमेंट एक्ट को बेसिकली चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका एक पार्ट है उसको डिलीट किया गया। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनको फिर से उसके रिगार्डिंग में एक बिल है उसको प्रपोज किया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। 2019 के समय इसको क्रिएट किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्हीं के द्वारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्क है उसको डील किया जाता था। हमारे रूरल एरियाज के अंदर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके रिगार्डिंग में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क का जो रोल है वो प्ले करते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो लीगल सेक्टर है उसके एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं स्टूडेंट्स, फली एस नरीमन सर, इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट है, उनका डेथ हुआ है, उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर में है। तो हमारे लीगल सेक्टर के काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनका 95 का जो एज है उसके अंदर में यहाँ पे डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थुथुनकोडी के बारे में है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, तमिलनाडु के बारे में आपने रीड किया होगा स्टूडेंट्स, सॉरी उसका मैप आपने देखा होगा। तो तमिलनाडु का जो कम्प्लीटली जो सदर्न पार्ट है, तमिलनाडु का जो बेसिकली कम्प्लीटली जो सदर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको ये थुथुनकोडी का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो कन्याकुमारी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, कन्याकुमारी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो थुथुनकोडी का एरिया है वो सिचुएटेड है, और ये एरिया बेसिकली आपको रामेश्वरम का एरिया है जो कनेक्ट करता है यहाँ पे श्रीलंका के साथ में। जो रामेश्वरम का एरिया है जहाँ पे राम सेतु जो ब्रिज है उसके बारे में भी जाना जाता है। तो आप देखिए कि थुथुनकोडी के अंदर में वेदांता का एक प्लांट है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ था। तो अभी उस प्लांट के रिगार्डिंग में एक जजमेंट दिया गया है कि वो जो क्लोज प्लांट है उसको बेसिकली यहाँ पे रिफर्बिश किया जा सकता है वेदांता ग्रुप के द्वारा। थुथुनकोडी कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ में रीड किया था कि हैवी रेनफॉल की वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था, दिसंबर का जो मंथ है उस समय में, दिसंबर और नवंबर के मंथ के समय में, क्योंकि बेसिकली आप देखें कि ये वो पार्ट है जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है हमारा, जो रिट्रेटिंग मानसून है उसके थ्रू बारिश है वो रिसीव करता है। तो उस समय में आपको दिसंबर के समय में हैवी रेनफॉल की वजह से जाना जाता है। ये कोरामंडल का कोस्ट है स्टूडेंट्स, कोरामंडल कोस्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू में जो बारिश है उसको रिसीव किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए, आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में एक इनडायरेक्ट नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए कि तमिलनाडु का जो नाइबर स्टेट है वो कौन सा है, कर्नाटका है। और जब भी हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं मद्रास जो हमारा चेन्नई है प्रेजेंट समय में, हम चेन्नई के बारे में रीड करते हैं, यहाँ पे जो चेन्नई है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करें हमारा जो जोग्राफिकल पोजीशन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो चेन्नई यहाँ पे आपको मोर नॉर्दर्न एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है अगर हम कंपेयर करें बेंगलोर के साथ में। आप देखिए कि यहाँ पे 0.5 का जो डिफरेंस आपको जोग्राफिकल पोजीशन के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। 2018 का जो प्रीलिम्स है उसमें एक इनडायरेक्टली वे में ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा लिया गया था, यहाँ पे जो चेन्नई एंड जो बेंगलोर का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो चेन्नई मोर नॉर्दर्न साइड के अंदर में सिचुएटेड है अगर हम कंपेयर करें बेंगलोर के साथ में, तो यहाँ पे आपको एक जोग्राफिकल पोजीशन का जो इंफॉर्मेशन है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फार्मर्स कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे। और आप देखिए एक फार्मर का यहाँ पे डेथ भी हुआ है, एक यूथ है फार्मर्स में 21-22 के आसपास इनका एज था, तो उनका जो डेथ है प्रोटेस्ट के दौरान में आपको देखने के लिए मिला है। आपको प्रोटेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या किसी को भी जो प्रोटेस्ट करने का पावर है या नहीं है। तो आप देखिएगा आर्टिकल 19 के अंदर में जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि आपको पीसफुल असेंबली है उसको आप कैरी आउट कर सकते हो, किसी के रिगार्डिंग में आप जो प्रोटेस्ट है उसको कर सकते हो। डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए जो प्रोटेस्ट है, डिस्कशन है, डेलिब्रेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट टूल्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें जो 100% FDI है उसको अलाउ किया गया है स्पेस सेक्टर के अंदर में, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिसीजन है वो लिया गया। आप देखिए कि 49% है उसको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पे अप्रूवल किया जाएगा, और लेटर जो 100% का जो अप्रूवल है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू में जो अप्रूवल है वो दिया जाएगा। 49% है उसका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे डायरेक्टली इसका जो एप्लीकेशन है वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूज़ है समक्का सरलम्मा या मेदाराम जात्रा के रूप से भी हम इसको जानते हैं। तो आपको मेदाराम जात्रा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि ट्राइबल्स का इसको कुंभ मेला के रूप से, ये ट्राइबल्स का एक लार्जेस्ट आपको जो फेयर है वो देखने के लिए मिलता है, और तेलंगाना के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। समक्का सरलम्मा जो गोडेस है, तो आपका जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका मदर गोडेस के साथ में जो इन्फ्लुएंस है उसको भी ये शो करता है। आप देखिए कि इंटरव्यू के अंदर में आपसे काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, आपका जो पीटी होगा पर्सनालिटी जो टेस्ट होगा उसके अंदर में
ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हैं। आप देखिए कि जेंडर इक्वलिटी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका मदर गोडेस के साथ में इन्फ्लुएंस वो आपको देखने के लिए मिलता है। मीन्स यहाँ पे जो मदर गोडेस हैं या मैट्रियार्कल सोसाइटी का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में। तो आप देखिए कि जो समक्का एंड सरलम्मा है उनका जो प्रेजेंस आपको उस समय में जो हमारे यहाँ पे काकतिया डायनेस्टी हुआ करता था उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है। कोया नाम का ये ट्राइब है जिनके द्वारा ये जो मेदाराम यात्रा है उसको बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्राइबल्स का एक लार्जेस्ट इसको फेयर के रूप से जानते हैं, तमिलनाडु के अंदर होता है। जैगरी ऑफर किया जाता है। जैगरी आप देखिए कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैगरी का जो स्वीट्स है वो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। जो कोया ट्राइब का ये जो मदर गोडेस है समक्का एंड सरलम्मा, इनका बेसिकली काकतिया जो डायनेस्टी है उसके साथ में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि काकतिया डायनेस्टी का जो डाउनफॉल है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है जब समक्का और सरलम्मा का जो यहाँ पे जो अपीयरेंस है उसके बाद में, और कोया ट्राइब के द्वारा मदर गोडेस के रूप से उनको वहाँ पे वर्शिप किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इस मेदाराम यात्रा के बारे में, ट्राइबल्स का जो हाई फेस्टिवल है उसके पर्सपेक्टिव से। हमारे यहाँ पे एक मिलन एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिलती है। मिलन एक्सरसाइज जो बेसिकली नेवी के पर्सपेक्टिव से है, तो उसी के रिगार्डिंग उसका जो थीम है कोलोब्रेशन के पर्सपेक्टिव से रखा गया है। तो फ्रेंडली नेवीज है उनके बारे में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि फ्रेंडली नेवीज अगर यहाँ पे हों तो ओशियन के अंदर में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सेफ एंड प्रोस्परस है वो बनाया जा सकता है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो गल्फ ऑफ आदेन है, रेड सी का एरिया है, वहाँ पे कंटिन्यूअस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर डिस्टरबेंस देखने के लिए मिला। ट्रेड के अंदर भी जो डिस्टरबेंस वहाँ पे हुआ, होती रिबेलियंस के द्वारा जो कंटिन्यूअस अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था स्टूडेंट। तो उसी की वजह से यूएस एंड यूके के द्वारा बेसिकली वहाँ पे एक अलायंस है उसको भी लॉन्च किया गया था जिससे कि जॉइंट पेट्रोलिंग है उसको कैरी आउट किया जा सके। इंडियन नेवी के जो मार्कोस कमांडोज हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जो सी पायरेसी के जो एक्सीडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो ऑपरेशंस है उनको कैरी आउट किया गया। काफ़ी सारा जो शिप्स है उनको रेस्क्यू किया गया है ऑपरेशंस के दौरान में, चाहे रेड सी का एरिया हो या गल्फ ऑफ आदेन का एरिया हो उसके रिगार्डिंग में। इसरो के द्वारा क्रायोजेनिक जो इंजन है उसके पर्सपेक्टिव से जो टेस्टिंग है उसको कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले रीड किया था कि जो हमारा जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन है, जो हमारा श्रीहरिकोटा का जो एरिया है वहाँ से आप देखिए कि इनसेट 3DS नाम का जो सैटेलाइट है उसको भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का जो टेस्टिंग है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि क्रायोजेनिक इंजन है उसको टेस्टेड किया गया है, और गगनयान मिशन है उसके पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट होगा। आपको यहाँ पे व्योम मित्रा के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। व्योम मित्रा अभी तो ये न्यूज़ के अंदर नहीं है, बट आप देखिए कि 2019 का जो नवंबर दिसंबर है या 2020 का जो जनवरी है उस समय में ये जो व्योम मित्रा है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेल्थ सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2024 हमारे यहाँ पे इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर के दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा काफ़ी सारा जो प्रॉमिस है वो किया जाता है। और आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक मैनिफेस्टो है उसको लॉन्च किया जाता है कि हमारे द्वारा इस तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। काफ़ी बार कोर्ट के अंदर में आपको पेटिशंस भी देखने के लिए मिलती हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर में जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, या उस मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए बाउंडिंग हो यहाँ पे इलेक्शन के अंदर अगर उनका विक्ट्री होता है। ऐसे पेटिशंस आपको हमारे जुडिशरी सेक्टर के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी बार ऐसे। तो आप देखिए कि मैनिफेस्टो के अंदर में जो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में जो प्रॉमिस है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है, तो उसी हेल्थ सिस्टम का जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज लास्ट 20 ईयर के अंदर में जो पावर के अंदर रहे हैं, चाहे यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो पावर के अंदर रहा या एनडीए गवर्नमेंट, उनके द्वारा हेल्थ सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ वर्क है उसको कैरी आउट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे यूपीए का जो टाइम हुआ करता था उसके दौरान में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके पर्सपेक्टिव से वहाँ पे डिस्कस किया गया था। हेल्थ एज ए राइट के रूप से जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला था।
आप देखिए कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट पावर के अंदर में है, जो एनडीए गवर्नमेंट, आपको एनडीए का जो अलायंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जो अलायंस है ये हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि जो एनडीए बेसिकली जो पावर के अंदर में है, इनके द्वारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के परस्पेक्टिव से यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है उसका जो पुश है वो किया गया है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट पावर के अंदर में है, क्या उनके द्वारा जो हेल्थ सेक्टर की जो प्रॉमिस है उनको डेवलप किया गया, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में कुछ प्रॉमिस किए गए थे। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो इरेगुलेटरीज है वो देखने के लिए मिले थे। तो आप देखिए कि काफ़ी सारी कमेटीज एग्जिस्टेंस के अंदर में आई हैं। उसके बाद में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस के अंदर में देखने के लिए मिलता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसको भी यहाँ पे डेवलप किया गया, जिससे कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू में बेटर वे में जो हेल्थ सेक्टर है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं, उनका जो नंबर है वो भी आपको हायर देखने के लिए मिलता है। उनके जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं लास्ट 10 to 20 ईयर्स के अंदर में। नंबर ऑफ एम्स नाम का जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा हर एक स्टेट के अंदर में। आप देखिए कुछ दिन पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, एम्स के पर्सपेक्टिव से। हरियाणा के अंदर भी जो एम्स है उसका फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया गया है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम ये जो एम्स है उनका क्यों डेवलपमेंट किया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप देखिए कि हमारा जो न्यू दिल्ली के अंदर जो मेन एम्स सिचुएटेड है, जो अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था, तो आप देखिए कि उस न्यू में जो मेन में एम्स का जो बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर में, वहाँ पे जो प्रेशराइज है वो ज़्यादा ना हो। हर एक स्टेट के अंदर एम्स है उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो उनका जो ट्रैफिक है, जो पेशेंट्स हैं के नंबर्स हैं, उनको यहाँ पे चेंज किया जा सके। उस स्टेट का जो एम्स है उन्हीं के द्वारा उसको डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर्सपेक्टिव से, जो अलग अलग कंट्रीज है उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि 2000 के समय में जो थाईलैंड है उनके द्वारा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको किया गया था, जिससे कि जो वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। टर्की के बारे में डिस्कस किया गया है 2023 के समय में, उनके द्वारा यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस हैं वो लिए गए थे। इसके अलावा इंडिया के अंदर में जो मेटर्निटी एमएमआर का जो रेट है उसको डिक्लाइन करने के बारे में डिस्कस किया गया। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हमारे यहाँ पे जो एमएमआर का जो रेट है वो आपको 3 टाइम्स देखने के लिए मिलता है। तो एमएमआर को यहाँ पे रिड्यूस करने का ज़रूरत है। जो पर कैपिटा जो यहाँ पे डॉक्टर्स का जो अवेलेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करने के बारे में, हेल्थ सेक्टर का जो रिवाइवल है या जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो स्टेट है बिहार स्टेट, उसके अंदर में 20,000 जो पर्सन है उनके ऊपर में आपको एक जो डॉक्टर है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये जो पर पर्सन का जो कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग में डॉक्टर्स का जो अवेलेबिलिटी है 1000 के बेसिस पे 1 डॉक्टर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे आपको WHO का जो गाइडलाइन है वो देखने के लिए मिलती है। और बिहार के अंदर में ये जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा वर्सनिंग कंडीशन है। इसकी वजह से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा आप देखिए कि जो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो डिजीज़ है उसको डील नहीं किया जा सकता है। उसकी इसी वजह से आप देखिए कि जो टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहाँ पे आपको जो फोर्स प्रेशर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो हेल्थ सेक्टर का जो रिवाइवल है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। आपको यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 का, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। 2.5% जीडीपी का जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया था कि हेल्थ के अंदर में 2.5% ऑफ जीडीपी है उसका एक्सपेंडिचर है उसको कैरी आउट किया जाएगा। वर्क प्लेस का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। एक इंडियन जो मिलिट्री के अंदर में जो नर्सिंग सर्विस है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ पर्सनस हैं जिनको मैरिज के ग्राउंड के ऊपर में जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रेस्ट्रिक्ट किया गया था, उनको यहाँ पे टर्मिनेट किया गया था स्टूडेंट्स कुछ साल पहले। 90s 80s के समय का जो आपको टर्मिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा जो आर्मी का जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर में चैलेंज किया गया था उस ऑर्डर को। और आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि किसी भी पर्सन को एज ए मैरिज का जो ग्राउंड है उसके बेसिस पे जो टर्मिनेशन है वो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर में जो इक्वलिटी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है।
कि किसी को भी मिसट्रीट नहीं करना है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। आप देखिए कि जो वुमेन्स का जो हमारे डिफेंस सेक्टर है उनके अंदर में जो परमानेंट कमीशन है उसके रिगार्डिंग में भी आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। 2020 के समय जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था कि वुमेन्स को परमानेंट कमीशन है वो कैरी आउट करना है हमारे डिफेंस फोर्सेज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटरिम बजट जिसको पास किया गया था उस दौरान में आप देखिए कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके अंडर में, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण का एरिया है उसके अंडर में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है उसके नंबर्स के इंक्रीज के बारे में डिस्कस किया गया कि 2 करोड़ न्यू हाउस होल्ड है उनको डेवलप किया जाएगा। जो हमारे मिडिल क्लास पर्सन है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी रिगार्डिंग में भी जो हाउस कंस्ट्रक्शन है उसके परस्पेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन के ही बारे में डिस्कस किया गया है कि हाउस कंस्ट्रक्शन को हमें कैसे एक मिडिल क्लास का जो न्यू स्कीम है जिसके थ्रू यहाँ पे डेवलप किया गया, जो बेसिकली हाउसिंग फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे फुलफिल करेगा, हाउसिंग फॉर ऑल का जो थीम है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा बेटर वे के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर में 2015 के समय से आप देखिए 3 करोड़ के आसपास जो हाउस हैं उनको बना दिया गया है रूरल एरिया के अंदर में। अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 80 लाख के आसपास जो हाउस होल्ड है उनका कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलता है पीएम आवास योजना के थ्रू में अर्बन और रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से, जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारी गवर्नमेंट के और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो पीएम आवास योजना के थ्रू ही डेवलप करना है। ग्लोबल हाउसिंग जो टेक्नोलॉजी चैलेंज है उसके पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल हाउसिंग जो टेक्नोलॉजी चैलेंज है उसके पर्सपेक्टिव से हमको जो यहाँ पे लाइट हाउस है उनको डेवलप करना है। लाइट हाउस को आप देखिए कि लाइट हाउस को कहाँ पे डेवलप करना है स्टूडेंट, लाइट हाउस को 6 स्टेट्स के अंदर में डेवलप करना है और 6 वहाँ पे साइट्स वहाँ पे उनको डेवलप किया जाना है, तो ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा यहाँ पे मीवान जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मीवान टेक्नोलॉजी के थ्रू में रिसाइकिल एंड रीयूज का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे जो राजकोट के अंदर में जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनके बारे में डिस्कस किया गया है कैसे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। और इंडिया के अंदर भी आपको देखिए कि इको निवास आपको देखने के लिए मिलता है, इको निवास का जो कोडिंग है, इको निवास संहिता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमको इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो क्लाइमेट चेंज है उसको डील करने के परस्पेक्टिव से हर एक हाउसिंग के अंदर में जो कूलिंग का जो परस्पेक्टिव है उसको देखा जा सके कंस्ट्रक्शन के दौरान में कैसे वहाँ पे हाउस होल्ड के अंदर में जो कूलिंग है वो प्रेजेंट रहेगा आने वाले समय के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में जो हाउस होल्ड है उसको कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायनाड के एरिया के बारे में है, वॉर विद नेचर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि वायनाड के अंदर में जो हमारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं वो भी वहाँ पे विजिट किए थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है। आप लास्ट 10 ईयर के परस्पेक्टिव से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें वायनाड के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि वायनाड के इस एरिया के अंदर में लास्ट 10 ईयर के अंदर में जो 50 के आसपास जो पर्सन है उनका वहाँ पे डेथ हुआ है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं स्टूडेंट्स। वायनाड के जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कन्फ्लिक्ट की वजह से जिन हाउस होल्डर्स के अंदर में जो इस तरीके का कैजुअलिटी देखने के लिए मिला उनके हाउस के रिगार्डिंग में वो विजिट किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे नेचर के इस एरिया का किस तरीके से वॉर का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है उसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि टोटल 88 के आस टोटल आपको देखिए कि जो 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 88 जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं अगर हम उनका परसेंटेज के बेसिस पे डिस्कस करें तो 26% के आसपास जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो आपको वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि 74 के आसपास के जो यहाँ पे हमारे जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है उनका प्रेजेंस आपको एग्रीकल्चर एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर का एरिया है, टी गार्डन का एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो एरिया है वहाँ पे है।
तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर के एरिया के अंदर में इनका डेवलपमेंट है, इसी वजह से आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें रेडियो कॉलरिंग का जो प्रोसेस है उसको भी कैरी आउट किया गया है केरल के एरिया के अंदर में। बट आप देखिए कि वहाँ पे जो कंटिन्यूस सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जाता है नहीं किया जाता है, उसके बारे में एग्रीकल्चर के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। और केरल का जो मोनोकल्चर का जो एरिया है वहाँ पे जो मोनोक्रॉपिंग को कैरी आउट किया जाता है उसके बारे में भी इस एडिटोरियल के अंदर में डिस्कस किया गया। तो वायनाड का जो लोकेशन है उसके बारे में आप जरूर से देखना, एग्रीकल्चर का जो डैमेज है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों इस तरीके का कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कोविड-19 के बाद में आप देखिए कि टूरिज्म अचानक से इंक्रीज हुआ है, टू मच टूरिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस टूरिज्म के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे बेटर वे में डील करने का जरूरत है, जिससे कि यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो ना देखने के लिए मिले। एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन के बारे में कहा गया है, क्योंकि क्रॉप का जो डैमेज है, क्रॉप के डैमेज के अलावा आप देखिए कि सोइल का जो डैमेज है उसके रिगार्डिंग में भी इस एडिटोरियल के अंदर में डिस्कस किया गया है, इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के कन्फ्लिक्ट की वजह से, या जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर में सिचुएटेड होने की वजह से। 2019 के समय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसको कि हम मीटी मिनिस्ट्री के रूप से भी जानते हैं, आप देखिए उनके द्वारा स्मार्टफोन के रिगार्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से एक पॉलिसी है उसको लॉन्च किया गया था। तो इंडिया का जो स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट है, मेड इन इंडिया जो स्मार्टफोन है उनका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वियतनाम के अंदर में जो इंक्रीज है वो और भी हायर आपको देखने के लिए मिला है। तो बेसिकली इंडिया के लिए एक पॉजिटिव थिंग है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो स्मार्टफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पे डिस्कस किया गया है चाइना का जो बोट का जो इंसिडेंट है उसके बारे में। ताइवान के जो लीडर हैं, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। पोलैंड के द्वारा वार्न किया गया है, जो फार्मर्स के जो स्लोगन्स हैं जो रशिया से इन्फ्लुएंस के बारे में ऐसा कहा गया है पोलैंड के अंदर में। तो आप देखिए कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी देखने के लिए मिला है। इंडिया का जो पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे भी एमएसपी को लीगलाइज करने के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है उनके द्वारा प्रेजेंट समय में जो एमएसपी है उसको डिसाइड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। तो आप देखिए कि उसका जो लीगल बैकिंग है उसके पर्सपेक्टिव से जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अखबार जो तालिबान है उनके द्वारा मीडिया के द्वारा बेसिकली जो पिक्चर्स लिए गए हैं उसको एज ए मेजर सिन है उसके रूप से कहा गया है। अखबार जो तालिबान जो वहाँ पे पावर के अंदर में है, जो 2021 के समय पावर के अंदर में आया। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क क्या है, होमवर्क आपके लिए है स्टूडेंट्स कि आपको पता करना है कि अफगानिस्तान का जो एरिया है, अफगानिस्तान का हमने नूरिस्तान एरिया के बारे में भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। नूरिस्तान कहाँ है, सपोज कीजिए अफगानिस्तान सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कांधार का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है अफगानिस्तान का बलूचिस्तान। और इस पार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको नूरिस्तान का एरिया देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आइसलैंड टू मच जो स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कांधार के सदर्न पार्ट का बलूचिस्तान, हमने सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है जो ईरान का, जहाँ से अटैक किया गया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर में, तो उसके बारे में हमने रीड किया था जब भी इसको देखा था। आप देखिए कि यहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है हेरात नाम की जगह। वहाँ पे सितंबर का जो मंथ है उस समय में क्या देखने के लिए मिला था स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक का सिचुएशन देखने के लिए मिला था अफगानिस्तान के अंदर में। और 2021 के समय जो तालिबान है वो वहाँ पे पावर के अंदर में आया है। तो आपको अफगानिस्तान का जो नाइबर कंट्रीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है इसके नाइबर कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स आपको एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा 2011 के समय में एक कॉन्फ्रेंस है उसको लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम हार्ट ऑफ एशिया कॉन्सेप्ट कॉन्फ्रेंस के रूप से जानते हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मेन वर्क यही था कि अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है।
अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको सप्लाई करना है। तो आप देखिए कि जब तालिबान पावर के अंदर नहीं हुआ करता था, इंडिया के द्वारा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उससे भी पहले चलाए गए थे, जिसके अंदर आपको सैतूट डैम है वो आपको देखने के लिए मिलता है, पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, जेराम से डेलाराम का जो रोड का एरिया है। और आप देखिए कि इंडिया के द्वारा ईरान के अंदर में एक पोर्ट है उसको भी डेवलप किया गया, जिससे कि अफगानिस्तान को कंटिन्यूस जो यहाँ पे ग्रेन्स का जो सप्लाई है उसको कैरी आउट किया जा सके। ईयू के टारगेट्स के बारे में है, चाइना फार्म्स है जो नॉर्थ कोरिया है उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो इलेक्शन, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, यूके लेबर जो रिबेलियंस है उनके बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे, एग्जाम के पर्पज से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर में जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि इलेक्शंस के अंदर में जो बूथ रिगिंग है, बूथ कैप्चरिंग है, इलेक्शन रिजल्ट है उसका भी यहाँ पे मैनिपुलेशन है वो देखने के लिए मिला वहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि आर्मी का जो डिक्टेटरशिप आपको देखने के लिए मिलता है उन्हीं के द्वारा अपने जो फेवरेट पर्सन है उसको पीएम के रूप से, या उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको जो नंबर्स है वो दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर में। इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ ही अचीव किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। आप देखिए कि रिलीजियस लाइन के ऊपर ये जो कंट्री है उसको बनाया गया था, बट आप देखिए कि उसके बाद में कंटिन्यूस माइनॉरिटीज़ का जो प्रोसिक्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक पर्सन है जो इंडिया से विजिट कर गए थे पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था स्टूडेंट, तो उसके बाद में आप देखिए कि जब वहाँ पे वो कुछ समय रूल भी किए थे, कुछ समय मिनिस्टर भी रहे थे माइनॉरिटी अफेयर्स के, बट वापस से इंडिया के लिए रिटर्न किए हैं। और अभी तक इनका जो जर्नी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो जर्नी है पाकिस्तान का, तो उसके अंदर में एक भी पीएम ऐसा नहीं है जिनके द्वारा कंप्लीट जो टेन्योर है उसके अंदर में रूल किया गया हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पाकिस्तान। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी डेवलपमेंट होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।